Hello guys, as you know this is the channel Science Point Kurukshetra and myself Anjali Sharma. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले, काफी समय गैप हो गया बीच में नई वीडियो डालने के लिए ड्यू टू सम पर्सनल रीजन. आई एम अगेन सॉरी फॉर दैट. बट जैसा कि आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ, ये है टर्म 2 सिलेबस है, उसको कवर करेंगे इस बार हम. जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, आज हम कर रहे हैं लेसन 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. लेट्स बिगिन. तो क्लासिफिकेशन जो थी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है. हम डेली लाइफ में भी काफी सारी चीजें इधर उधर उनको याद रखना करना, तो हम एक सिस्टमेटिक रूप से उनको रखते हैं. अलग अलग एलिमेंट्स को अगर आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उनके इतने कैरेक्टर्स है, प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. उनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक स्टडी बना देता है. इसलिए जो क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन टू स्टडी द एलिमेंट सिस्टमेटिकली, ताकि हम लंबे समय तक उसको याद रख सके. स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले लेवोसियर ने इसको मेटल नॉन मेटल के रूप में डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. इसने कुछ ज्यादा कवर नहीं किया था क्योंकि मेटल नॉन मेटल से अलग भी एलिमेंट थे. उसके बाद जॉन डाल्टन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो नेक्स्ट थ्योरी आई एटॉमिक थ्योरी, वो जॉन डाल्टन की थी. जॉन डाल्टन ने जो क्लासिफिकेशन दी वो एटॉमिक मास के ऊपर दी, बट इसकी भी बहुत सी लिमिटेशंस थी जो आगे चल के मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्लियर की. फिर इन द सेम रेस जो स्टार्ट हुआ, दैट वाज डॉर्मियर ट्राइड्स. डॉर्मियर ने एक अलग सिस्टम दिया जिसके अंदर उसने ट्राइड शब्द यूज किया. ट्राइड, एज यू नो, इट वाज द मीन्स ऑफ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. उसने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक साथ रखा और उसने उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तीनों को इकट्ठे रखा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया. बट इसका एक इसमें पैटर्न था. जो बीच वाला एलिमेंट था उसकी मास जो थी वो फर्स्ट और थर्ड की मीन थी. मतलब ये कि अगर मान लीजिए लिथियम है, जैसे इसका 6.9 राइट अबाउट 7 है इसका मास, इसका 39 है. हम इन दोनों का जब एवरेज लेंगे तो हमारा जो मीन आएगा, जो एवरेज आएगा, वो 22.95 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 23. तो ये सोडियम का मास था. सो डॉर्मियर ने क्या था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज उसने एक जगह रखे. He arranged them according to their increasing atomic mass. Atomic mass of middle element, middle का जो atomic mass था was mean of the atomic mass of 2 first and third other elements. Okay? Another example जो है हम देखते हैं ट्राइड का, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ये हेलोजेंस हैं. क्लोरीन का जो मास था वो 35.5 था, आयोडीन का 126.9. हमने जब इसका एवरेज लिया तो 81.2 आया, जो एग्जैक्टली ब्रोमीन का मास था. इन द सेम वे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. कैल्शियम को 40.1, बेरियम का 137.3. जब इन दोनों का एवरेज लिया हमने तब 88.7 आया, वो भी एग्जैक्टली स्ट्रोंशियम का ही था. तो ये कई जगह अच्छे से अप्लाई हुआ, बट लेटर ऑन जैसे जैसे इसको अप्लाई करते गए हमारे पास कुछ ऐसी कैलकुलेशंस भी आई जिसमें हम इसको अप्लाई नहीं कर पाए. वो कौन सा एग्जांपल था? इट वाज फॉर द नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. नाइट्रोजन का वेट 14 है, आर्सेनिक का 74.9. जब इन दोनों का एवरेज लिया गया तब इसका जो आया मास, दैट वाज 44.45. बट इन द रियल केस जो फॉस्फोरस है उसका वेट राइट अबाउट 31 से 35 के बीच लाई करता है. तो ये चीज यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला. उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनमें से 12 एलिमेंट, 3 या 4 ट्राइड्स तो ठीक गए, लेकिन उसके बाद डॉर्मियर का जो रूल था वो बाकी किसी पे अप्लाई नहीं हुआ. मीन्स ऑल द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम कुड नॉट बी अरेंज एज डॉर्मियर ट्राइड्स as shown in example A. So this was the very important demerit of the Dormier. So इसके बाद जो next example आया, that was of Newland. So our next model is Newland law octaves. न्यूलैंड जो था उसने ऑक्टेव्स का एक नया मॉडल दिया. इसके अंदर हमने सभी एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली रोज में अरेंज कर लिया. अकॉर्डिंग टू दिस, एलिमेंट्स अरेंज हॉरिजॉन्टली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास.
एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसके बाद पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू द फर्स्ट वन, लाइक द 8 नोट ऑफ अ म्यूजिकल स्केल। जैसे हमारे 7 सुर हैं, 8 नोट्स हैं इंग्लिश, उसमें सा रे गा मा पा धा नी सा। फर्स्ट नंबर पे भी सा है, 8 नंबर पे भी सा है, तो दोनों सेम सेम है ना। यही थीम इस हाइपोथेसिस का था। उसने कहा कि पहला और 8वां एलिमेंट कोई भी होगा, एवरी 8th एलिमेंट जो होगा उनकी आपस में प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से 8th एलिमेंट बैठता है फ्लोरीन। आप बेरिलियम को उठा लीजिए, बेरिलियम को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम का 8th बैठता है मैग्नीशियम, तो उनकी भी आपस में प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। आप कहीं से कोई भी उठा लीजिए अप टू 40 एटॉमिक मास तक हर पहले एलिमेंट की उसके 8th एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज आसानी से मैच कर रही थी। लेकिन दिक्कत कब आई? दिक्कत आई जब इनका एटॉमिक मास 40 यूनिट्स को क्रॉस कर गया। सो नाउ अब हम जो पढ़ेंगे वो है न्यूलैंड्स की लिमिटेशंस। हमने इसके जो अभी सीक्वेंस था उसके बारे में पढ़ा, लेकिन जैसे ही एलिमेंट्स की मास 40 यूनिट्स क्रॉस हुई तब इसका जो पैटर्न था वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। कैसे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूलैंड का पैटर्न था, इसने जो अपने अजम्पशन दिए थे, एज्यूम किया था, वो सारे के सारे लाइटर एलिमेंट्स पे अप्लाई थे। 40 जिनकी एटॉमिक मास थी वहां तक, मतलब कैल्शियम तक। उसके बाद जो हैवी एलिमेंट्स है, क्रोमियम है, यट्रियम तक हमने लिखा था, वहां पे इसका किसी भी तरह का एप्लीकेशन फिट नहीं बैठा। दूसरी बात, न्यूलैंड का ये मानना था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं और फ्यूचर में और डिस्कवर होंगे भी नहीं। ये शायद अपने आप को भगवान सोचते होंगे। Anyhow, but it was wrong because presently हमारे पास 100+ एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोन है। ये इनका जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा ये सबसे बड़ा इनका डीमेरिट है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया था, अभी बोल दिया yes, only 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो न्यू एलिमेंट्स विल डिस्कवर इन फ्यूचर। सो तीसरी जो बात थी इन्होंने कही कि इन्होंने एक स्लॉट में एक एलिमेंट आना चाहिए, न्यूलैंड ने एक स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स को रखा। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, अनलाइक एलिमेंट्स को सेम कॉलम में रख दिया। जैसे कॉपर, कोबाल्ट और निकल को एक स्लॉट में रखा, जबकि एक स्लॉट एक एलिमेंट के लिए था। आयरन की जो प्रॉपर्टीज थी निकल से बहुत ज्यादा मैच करती थी, बट आयरन को इसने गैसेस के साथ बहुत दूर जो है सेट किया। और सबसे बड़ी जो थी आजकल के टाइम में हम डिस्कवर करते हैं 18 एलिमेंट है हमारा जिसमें नोबल गैसेज है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है न्यूलैंड को नहीं थी। मींस उन्होंने अपनी कहीं भी थ्योरी में, हाइपोथेसिस में इसका जिक्र नहीं किया है नोबल गैसेस का। और ये जाके डिस्कवर हुई हैं करीब उनके हाइपोथेसिस से 30-32 साल बाद। तो अगर हम नोबल गैसेस को अब रख के इनके रूल को अप्लाई करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग जो इनकी स्टेटमेंट ही बदल जाती है। पहला जो एलिमेंट है वो 9 से मैच करेगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस। और बाकी के हम जो मॉडल्स इसके लेसन का हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिस इज चैनल साइंस पॉइंट कुरुक्षेत्र एंड माय सेल्फ अंजलि शर्मा। एज यू नो, तो लास्ट का लेक्चर हमने जहाँ छोड़ा था आज हम उससे आगे रिपीट कर रहे हैं। आपको याद है कहाँ छोड़ा था? एग्जैक्टली हमने छोड़ा था लेसन 5 पे, जिसमें था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने उसमें न्यूलैंड की लिमिटेशंस तक कर लिया था। इस लेक्चर में हम करेंगे आज मेंडलीफ के बारे में। मेंडलीफ ने एक बहुत ही बढ़िया और एक अच्छा मॉडल हमारे सामने क्लासिफिकेशन का दिया। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो लगभग 70% तक, 70 to 80% जो है मेंडलीफ के ऊपर बेस्ड है। तो उसने क्या किया, आइए देखते हैं। मेंडलीफ के अकॉर्डिंग जो जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की वो सारी क्या थी, दे वर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मींस कि उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, उनके एटॉमिक मास का।
तो उसने क्या किया, जो उसने मॉडल दिया उसने उसके अंदर सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा। और एक चीज और की उसने, जब एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया तो एक बात का पता चला कि रेगुलर इंटरवल के बाद उन सब की जो है प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, और repetition of properties of element after certain interval is called periodicity। इसी चीज को हमने क्या बोला, periodicity। जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सभी एलिमेंट्स को रख दिया, दीज वर नियर अबाउट 60-70 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे नॉन। तो उस टाइम पे एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार जब रिपीट हो रहे थे, उनका बहुत अच्छे से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो इस चीज को बोला गया पेरियोडिसिटी। जो मेन कैरेक्टर्स थे, अब यहाँ पे वो ड्रॉ करना तो मुश्किल नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंडलीफ की जो पेरियोडिक टेबल है वो देख लीजिएगा, मैं उसके कैरेक्टर्स आपको थोड़े बता देती हूँ। सबसे पहले तो उसने एक कंप्लीट चार्ट बनाया जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज थी, वर्टिकल रोज थी। हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट हो, और वर्टिकल क्या है, जो टॉप से बॉटम तक जाता हो। तो जो 7 रोज थी, 7 कॉलम्स उनकी हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको उन्होंने पीरियड्स कहा, और 8 जो थे वर्टिकल कॉलम थे जिनका नाम ग्रुप रखा गया। ये ग्रुप 8 थे, 8 बिल्कुल थे, लेकिन जैसे, और इनको रोमन में, सिंपल में नहीं, 8 ग्रुप का जो नाम था उनकी जो नंबरिंग थी वो रोमन न्यूमेरल्स में की गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक ग्रुप जो था वो ए और बी में डिवाइडेड था। इसके साथ साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी रखा, 0 ग्रुप, जो नोबल गैसेस के लिए था। मानने वाली बात यह है, जो 200 से अच्छी बातें हैं, उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी मेंडलीफ को एक प्री आइडिया था कि कहीं ना कहीं ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होंगे या फिर किसी से रिएक्ट ना करने वाले। इसलिए 0 रिएक्टिविटी के बेस पे उन्होंने इसको 0 का नाम दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने चार्ट में कई ऐसे भी गैप रखे जिनका आइडिया था कि इस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट नेचर में है, लेकिन वो तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में चलते हुए उनके लिए, उन एलिमेंट्स के लिए गैप रखा। तो बच्चे, जैसा कि आपने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में किया था कि अब जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ये कहती है कि एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल जो फंक्शन होता है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। हमने उनके कैरेक्टर्स किए, मेंडलीफ ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिया। अब हम जो है उसकी मेरिट्स यानी कि उसकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने सबसे इजी जो काम किया वो था सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। उसके अकॉर्डिंग कैसे, विद इंक्रीज एटॉमिक मास एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स वेरी इजी। इसने 2 काम किए, एक तो सभी एलिमेंट्स जितने भी नोन थे 60, 70, 80 जितने भी उस टाइम पे नोन थे सबको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा। दूसरा, इसने सिमिलर को कोशिश की कि मोस्ट ऑफ द को इसने सिमिलर्स को एक साथ रख दिया। उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि उनको स्टडी करना आसान हो गया। कोबाल्ट पहले रखा, निकल बाद में, जबकि हम जानते हैं कि कोबाल्ट की जो मास है वो थोड़ी ज्यादा है निकल से। पर ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि जो कोबाल्ट था वो रोडियम और इरिडियम के साथ उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर थी, और इसी तरह से निकल की प्रॉपर्टीज जो थी वो प्लेडियम और प्लेटिनम के साथ काफी मेल खाती थी। दूसरी अचीवमेंट ये रही कि इसने डाउटफुल मास को करेक्ट किया। एक एग्जांपल के तौर पे पहले जो बेरिलियम था उसका मास निकाला हुआ था 13.5 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि उसका जो इक्विवेलेंट मास था वो 3 माना गया था, जो रॉन्ग था। मेंडलीफ ने क्या किया, पहले इसका इक्विवेलेंट मास करेक्ट किया, वो 4.5 आया, फिर इसकी वैलेंसी दी जो 2 थी, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज थी और वैलेंसी मैग्नीशियम और कैल्शियम से बहुत मेल खाती थी। जब इसने इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट किया तो इसके बाद इसने इसका एटॉमिक मास निकाला, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास, और ये आया 9, जो बिल्कुल करेक्ट था। तीसरा, इसने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर इसने कुछ गैप्स छोड़े। इसको आइडिया था कि हमारे वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो
डिस्कवर नहीं हुए पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सोचने वाली बात थी, ये दूरदर्शिता इसकी दिखाता था भी, हाँ इसको प्री आइडिया था। अब उसे नाम क्या दें, तो इसने संस्कृत, जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत, उसे एक शब्द उठाया इक्का। इसका मतलब होता है नेक्स्ट प्रीसीडिंग एलिमेंट। तो सिलिकॉन के बोरोन के बाद इसने क्या किया, एक गैप रखा, उसको नाम दिया इक्का बोरोन। इसी तरह से सिलिकॉन के बाद जो था उसको नाम दिया इक्का सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के बाद वाले को नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम। लेटर जब ये डिस्कवर हुए तो उन गैप के अंदर था स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। सभी बच्चे एक बात बिल्कुल ध्यान से सुने, ये तीनों के तीनों हर साल फाइनल एग्जाम में, टेस्ट में, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई कंपटीशन हो, ये तीनों एलिमेंट पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इनको अच्छे से याद करें। जो चौथा था अचीवमेंट उसकी, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बनी। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बनी 1866 में। तब भी इसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जीरो ग्रुप का एक अलग से एडिशनल ग्रुप ऐड कर दिया था, जिसके अंदर हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी गैसेस रखी गई। ये भी इसने प्री आइडिया से किया। और जबकि ये बहुत कम कंसंट्रेशन में होती हैं, ये नोबल गैसेस 1900 करीब 30-34 साल बाद डिस्कवर हुई। तो जैसे जीरो ग्रुप जीरो था वो आसानी से ऐड हो गई। तो ये जो कुछ अचीवमेंट थी, तो सबसे अच्छा अरेंजमेंट अब तक का जो मेरे अकॉर्डिंग है मेंडलीफ का, ये बहुत बड़ा था। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे डीमेरिट्स। हाँ, जैसा अभी हमने इसकी मेरिट्स के बारे में पढ़ा, है डीमेरिट्स। तो पहली जो डीमेरिट आती है वो है एनोमलस बिहेवियर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एनोमलस पोजीशन कैसे? एनोमलस होता है जो करेक्ट ना हो, डाउटफुल हो, कंट्रोवर्शियल हो। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज तो मैच करती है एल्कली मेटल से और कुछ मैच करती है हैलोजन से। ये देखो HCl, H2O, H2S, जैसे ये बना रहा वैसे ही एल्कली मेटल के जैसे हाइड्रोजन भी अपने सारे कंपाउंड बनाते हैं सिमिलर टू एल्कली मेटल। वैलेंसी भी इसकी सेम है। इसके साथ साथ जैसे कि नॉन मेटल्स हैं, कार्बन है, कार्बन से H4 हाइड्राइड बना रहा है, CCl4 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है कोवलेंट कंपाउंड। इसी तरह से जैसे ये हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड भी बना रहे हैं और एज ए हाइड्राइड ये एल्कली मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड भी बना रही है। इसी तरह से बात करें कि जैसे हैलोजन्स डाई एटॉमिक रहते हैं, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक रहते हैं। तो अभी तक भी मॉडर्न में भी कंफ्यूजन बना ही हुआ है कि हम इसे एल्कली में रखें, ये एल्कली मतलब मेटल्स में रखें या नॉन मेटल्स में रखें। सो स्टिल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल controversial even in modern periodic table, right? So पहली जो डिमेरिट है वो तो अभी भी है। सेकंड जो बात आई थी आइसोटोप, हाँ इसका सोल्यूशन हमें मॉडर्न में मिल चुका है। वो क्या थी? जो आइसोटोप थे उनका क्या था कि एटॉमिक नंबर सेम था और मास नंबर डिफरेंट था। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे मान लीजिए कार्बन के 12 और कार्बन 14 है, अब वहां पे तो नाइट्रोजन 14 के लिए जगह है, कार्बन 14 के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए एक दे दिया गया है बॉक्स, लेकिन प्रोटियम, इसके साथ साथ ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो दो आइसोटोप है हाइड्रोजन के, उनके लिए कोई बॉक्स नहीं है। तो आइसोटोप के लिए भी कोई जगह उसके अंदर नहीं थी। इसी के साथ बात करते हैं सम पेयर्ड एलिमेंट की एनोमलस पोजीशन। देखिए उसने क्या किया, कॉपर निकल को साथ में रखा। बेसिक थीम था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर थी। कॉपर के बाद निकल आया था, लेकिन कॉपर का जो कोबाल्ट है उसका मास था 58.93 और निकल का 58.71। तो यहाँ पे इसका ही रूल वायलेट हो रहा है। इसी तरह से कोर की बात करें टेल्यूरियम और आयोडीन, इसका मास 127.6 है और इसका 126.91। इसको पहले आना चाहिए, बट ड्यू टू प्रॉपर्टीज ये बाद में रखा गया। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वॉयलेट हुआ। इसी तरह से उसने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे रखा सब ग्रुप में साथ जो कहीं से भी मेल नहीं खाते हैं।
फर्स्ट ए ग्रुप में उसने सारे के सारे एल्कली मेटल रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। बट इनके साथ साथ उसने क्या किया, ये सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं, उसने सारे हार्ड मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो कॉइनेज मेटल कहे जाते हैं, उनको एक साथ रख दिया। इनके आपस में प्रॉपर्टीज ये रिजेंबल ही नहीं करते, दे आर वेरी हार्ड, रिजिड, और ये सॉफ्ट है। तो इनकी फर्स्ट ए फर्स्ट बी में ग्रुपिंग आउट ऑफ कंसेप्ट थी। नेक्स्ट जो बात आती है कि उसने सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। कैसे? देखिए, कॉपर और मरकरी की काफी सिमिलैरिटी है, प्रॉपर्टीज काफी मिलती हैं। कॉपर को उसने फर्स्ट बी में रख दिया और इसको सेकंड बी में। ये भी एक आउट ऑफ टेस्ट, आउट ऑफ रूल बात थी। और सबसे बड़ी बात आती है सर्टेनिटी। उस सबसे बड़ी बात है इसकी जो लास्ट की है, अनसर्टेनिटी इन प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। नए एलिमेंट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि एटॉमिक मास जिनकी पास पास थी उनके बीच में डिफरेंस तो बहुत कम था, लेकिन जो हैवी एलिमेंट्स थे उनके बीच में डिफरेंस काफी आ रहा था प्रॉपर्टीज में। तो इसकी वजह से नए एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वॉलेट कर रहे थे ये एटॉमिक मास का डिफरेंस। सो ये सब थी इसकी डीमेरिट्स। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसा हम 5वां लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आज क्या हमारा जो सबसे फिल्टर टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये इसका लास्ट मॉडल है और इसका हम डिटेल पढ़ेंगे, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे। हम इस बारे में भी पढ़ेंगे कि इसने मेंडलीव की जो एनोमलीज थी उसको कैसे दूर किया और प्रेजेंट में इसके अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह से हम इसको यूज में ला रहे हैं। लेट्स बिगिन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक फंक्शन है, जितने भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ये बताती है कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की हैं वो उनके एटॉमिक नंबर की वजह से हैं। और इस टेबल में जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर ऐसा क्यों किया गया है? अब आता है पहले एक और चीज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोज़ले ने दी 1906 में। अब प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि उसने एटॉमिक मास को डिक्लाइन करके एटॉमिक नंबर को क्यों चुना? व्हाई डिड ही चूज द एटॉमिक नंबर? तो इसका आंसर ये है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, और किन्हीं दो एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स होता है और दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, सबसे बड़ा रीजन। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अच्छा, मेंडलीव ने ये कहा था कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। क्यों रिपीट हो रही है वो इसका वाई का आंसर नहीं कर पाया था। इसका आंसर भी हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने दिया। जो पीरियोडिसिटी थी वो किस वजह से थी? क्योंकि उनकी सबकी सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन थी से एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट की वो सेम थी। ये मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इनका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रेंशियम का 87 है। ठीक है। अगर आप इनकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप पाएंगे हर एक के आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सबकी सेम आ रही है। इस वजह से इनके बीच में पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी क्या होती है? सेम प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मेनली 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप कहेंगे और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिन्हें पीरियड कहेंगे। ठीक है।
अब हम करेंगे कि ग्रुप का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए जैसा कि मैंने कहा टोटल 18 हैं, वर्टिकल कॉलम 18 ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर 1 to 2 लेफ्ट में और 13 to 18, पहले दो ग्रुप और 13 से 18 जो है रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल एलिमेंट कहे जाते हैं। ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल कहा जाता है। एल्कली क्यों? क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाते हैं जिनकी पीएच 13 से 14 होती है। ठीक है। ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 13 इसको हम कहेंगे बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। इनको पिनाकोजेंस भी कहेंगे, मीन्स सफोकेटिंग। इनके जो एलिमेंट्स ऑक्साइड होते हैं दे आर सफोकेटिंग इन नेचर। ग्रुप 16 जो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है तो ये है ऑक्सीजन फैमिली। इनको चाल्कोजेंस कहेंगे क्योंकि इसके मेनली जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ओर में मिलते हैं, दे आर ओर फॉर्मिंग। इसके बाद 17 इनको हेलोजेंस, हेलो मीन्स साल्ट। जो जितने भी आपस में एलिमेंट रिएक्ट करके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साल्ट बनाते हैं वो इसी फैमिली से हैं। और 18 का सबको पता है, नोबल गैसेस, इनर्ट या रेयर गैसेस, इसके बारे में। अब हम आगे, तो बच्चे जैसे कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, ग्रुप 13 से लेके 12 तक 3 to 12, इनके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि इन बिटवीन एलिमेंट्स जो बीच में आते हैं। ये 2 और 13 इन ग्रुप्स के बीच में आते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और मोस्टली सारे जो है लगभग सारे मेटल्स हैं। ठीक है जी। अब एक और बात है, जो पीरियोडिक टेबल है ना वो एक जगह हल्का सा राइट में जाके ऐसे जिगजैग डिवाइड हो रखी है। इस जिगजैग पाथ का जो लेफ्ट साइड है उसमें सारी मेटल्स हैं, जो राइट साइड है उसमें सारी नॉन मेटल्स हैं। और जो एलिमेंट्स इस जिगजैग पाथ के बीच में आते हैं उनको हम कहते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। अब इसके बाद आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स, दैट इज 2n। ये 2n स्क्वायर क्या है? तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, राइट। ये वो फॉर्मूला है, बोर के मॉडल में आया था ये, जिसमें बताया गया था कि n में अगर आप शेल का नंबर डालते हैं तो मैक्सिमम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमें पता होंगे। अब जैसे कई शेल है 1 डालेंगे तो मैक्सिमम 2 आते हैं, L का 2 है तो 8 आएंगे, M का 3 है 18 आएंगे। इस तरह से लगातार चलता रहता है। अब मैं कहूँगी कैमरामैन थोड़ा सा पीछे होके बात करे। तो जो पहला पीरियड है बेटे उसके अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं आपके, जैसे कि के शेल में एटॉमिक नंबर 1 and 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, इसको बोलेंगे हम शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड जो आपका आता है 2n स्क्वायर को अप्लाई किए तो उसमें टोटल होते हैं 8 एलिमेंट, यानी कि 3 से 10 तक, लिथियम से सोडियम तक। इसको भी हम शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। आपका जो थर्ड पीरियड आता है वो एम शेल यानी थर्ड के उससे आएगा। 2n स्क्वायर को अप्लाई किया तो मैक्सिमम उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 11 से लेके 18 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट है, सोडियम से आर्गन तक के। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें इसमें भी 18 एलिमेंट्स ही आते हैं, एटॉमिक नंबर 19 से लेके 36 तक। और ये है पोटेशियम से लेके क्रिप्टोन तक। इसमें 18 एलिमेंट्स है तो इसको थोड़ा हम लॉन्ग पीरियड कहेंगे। इसके बाद आता है फिफ्थ के अंदर भी 18 एलिमेंट्स आते हैं, एटॉमिक नंबर 37 से लेके 54, रुबीडियम से जिनोन, दैट इज रुबीडियम से जिनोन तक। इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहेंगे। सिक्स्थ पीरियड जो छठा पीरियड है उसमें आते हैं 32 एलिमेंट। इसमें आएंगे जी एटॉमिक नंबर 55 से लेके 86 तक, और ये है सीजियम से रेडोन तक। इसे लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। और सेम फॉर द सेवंथ पीरियड, इसमें भी 32 एलिमेंट्स आते हैं, 87 से लेके 1118, फ्रेंशियम से ओइक तक। ये जो है 100 के बाद स्टार्ट हो जाता है, 99 के बाद। ये एक अलग नोमेनक्लेचर है, आपको आगे बताएंगे। ये भी लॉन्गेस्ट पीरियड है।
अब इसमें जानने वाली बात ये है, पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से 2 हॉरिजॉन्टल रोज दे रखी हैं। जैसे ये आप जब देखेंगे ना, ये आपकी टेबल है, जब आप ये टेबल देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक अलग से 2 दे रखी हैं हॉरिजॉन्टल रोज। ये पीरियड के अंदर से ही निकली हुई है। पहली जो रो है उसको कहेंगे हम लेंथेनॉइड और दूसरी होती है एक्टिनॉइड। ये देखिए यहाँ पे लेंथेनॉइड जो है वो 6 पीरियड का हिस्सा है। इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, 58 से स्टार्ट होके 71 तक जाता है। इसमें 14 एलिमेंट्स है। और जो सेकंड इसके नीचे की रो होती है वो है एक्टिनॉइड, बिकॉज ये एक्टिनियम से स्टार्ट होती है। एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक, इसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो दोनों में टोटल कितने हैं, 28 एलिमेंट्स। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से निकले हैं यहाँ से, तो इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है, 90 से लेके 92 तक के जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव है, राइट। तो दैट्स ओके। बट एटॉमिक नंबर 93 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं ट्रांसयूरेनिक या ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एनोमलीज के बारे में, जो मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ठीक की। अब हम देखेंगे हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द एनोमलीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की जो डिफेक्ट्स थे उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे ठीक किया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। तो कार्बन के बाद जब नाइट्रोजन आया था तो कार्बन 14 के लिए कोई जगह नहीं थी, आइसोटोप के लिए उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं था, चाहे वो हाइड्रोजन का था, चाहे वो क्लोरीन का था और चाहे वो कार्बन का था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है, तो सभी आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। उसके लिए फिर हमें एक ही बॉक्स चाहिए, तो एक बॉक्स में काम चल गया था। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी तरह से क्लियर हो गया था। हाइड्रोजन के भी एक बॉक्स में आ गया, कार्बन भी, क्लोरीन भी, ठीक है। तो आइसोटोप जो है उनका सेम एटॉमिक नंबर होने की वजह से एक ही बॉक्स की जरूरत पड़ी थी, तो ये डिफेक्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। सेकंड बात आती थी कि कुछ पेयर्स जो थे वो डिफेक्टिव थे। कैसे, अब जैसे कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी ना मेंडलीव की, तो कोबाल्ट पहले आ गया, निकल बाद में आ गया। कोबाल्ट का आप देख रहे हैं 58.93 है, बड़ा है, बड़ी एटॉमिक मास पहले आ गई थी, और निकल बाद में आया जिसके एटॉमिक मास कम है। लेकिन जब हमने उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस किया तो पहले कोबाल्ट का आना बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 27, और उसके बाद निकल का आना बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसका है एटॉमिक नंबर 28, ठीक है जी। तीसरे एनोमली को रिमूव किया, भी नए एलिमेंट्स हैं, अगर हैं तो कैसे वो ऐड होंगे। तो इसकी बहुत सीधी सी बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर है। कोई भी एलिमेंट अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलता है तो प्रोटॉन जो है +1 करके स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 करके इंक्रीज होगा। मान लीजिए 113 के बाद अगर कोई नया आता है तो उसका 114 एटॉमिक नंबर होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 114 होंगे, ठीक है ना। तो हम नए एलिमेंट की प्रेडिक्शन हमारे लिए बहुत इजी हो गई थी। एडवांटेज की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो तो 3 अभी हमने एनोमलीज को ठीक किया ना, कौन कौन सी एनोमलीज थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप थी, एनोमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर जो हमने कोबाल्ट और निकल का एग्जांपल किया अभी। इसी तरह से प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स जो प्रोटॉन में 1 बाय स्टेप बढ़ते हैं, उसकी बात की। आइसोटोप की कार्बन 12 और 14 को एटॉमिक नंबर 6 था तो इनको एक ही ग्रुप मिला। ये 3 एनोमलीज जो मेंडलीव की थी वो मॉडर्न ने ठीक की थी, तो ये इसकी एक बड़ी एडवांटेज है। चौथी एडवांटेज की बात करें, सीरियल वाइज है, जैसे गिनती चलती है ना 1 2 3 4 5 6 10 तक, 1000 तक,
तो सीरियल वाइज है, काउंटिंग ऑर्डर है, कोई फ्रैक्शन नहीं है बीच में, कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए बहुत इजीली रिमेम्बर हो जाती है और जल्दी से रिप्रोड्यूसिंग है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर होल नंबर में कोई फ्रैक्शन या पॉइंट्स में नहीं होता, तो आसानी से याद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमें ग्रुप का पता है ना, ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का भी पता है, तो सबकी प्रॉपर्टीज इजीली पता चल जाती है। पहले भी बताया था, क्यों? क्योंकि सबकी जो है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके डिफेक्ट की। ये डिफेक्ट मेंडलीव में भी था और मॉडर्न में भी है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से, अल्कली मेटल से मैच करती है, वन वैलेंसी, और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हैलोजन से मैच करती हैं, लेकिन फिर भी इसको हमने किसके साथ रखा है, अल्कली मेटल यानी के ग्रुप 1 में रखा है, ग्रुप 17 में नहीं, जबकि इसके साथ भी जा सकती है, तो इसको लेके अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। दूसरी बात करें हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, लेकिन इसको 18 ग्रुप में रखा हुआ है। रखना ग्रुप, वैलेंसी की बात करें तो ये ग्रुप 2 में आना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है इनर्ट गैस जैसी हैं, इसीलिए इसको 18वें ग्रुप में रखा हुआ है, जबकि वैलेंसी वाइज ग्रुप 2 में आ सकता है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तीसरी जो बड़ी बात है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को मेन टेबल से बाहर निकाल के रखा हुआ है, छठे और 7th पीरियड के। इनको मेन पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं मिली है, नो प्रॉपर पोजीशन दे गेट इन मेन पीरियोडिक टेबल। सो दीज 3 फैक्ट्स, आई थिंक इनका भी हमें सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये हमारी सारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। अब इसमें कैसे ट्रेंड है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज को लेके, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इन सब को लेके वो हम ट्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक ऑफ द सेम लेसन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज का लास्ट टॉपिक जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं। टोटल देखा जाए तो ट्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, हमने मेनली 4 टॉपिक्स को लिया है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और इनका एक शॉर्ट रेस वीडियो है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। इसके बाद जो इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक अलग से वीडियो डाल के उसमें बताऊंगी। तो आइए एक शॉर्ट टर्म में इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला कैरेक्टर आता है कि एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज किस तरह से चेंज होता है, जब हम लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। और पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। फिर बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एक्चुअली मैं बता दूं मेटालिक कैरेक्टर है क्या। मेटालिक कैरेक्टर एग्जैक्टली है कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना रिएक्टिव होता है, उतना ही मेटालिक होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखिए, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, तो उनका मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा और पीरियड्स में ये डिक्रीज होगा। क्योंकि पीरियड में साइज छोटा हो रहा है तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो आपको मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट है। मेटालिक अगर इंक्रीज कर रहा है ग्रुप में, तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है बच्चे वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और पीरियड में वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। सेम रीजन है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली है क्या, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो ग्रुप के अंदर साइज बढ़ रहा है, तो अगर साइज बढ़ेगा
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगी, क्योंकि ये छोटे साइज के ऊपर ऑपरेट करती है। पर यहाँ तो साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो बढ़ जाएगी। इसके बाद करते हैं हम बात वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है? जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से, देखिए ग्रुप के अंदर जो है वैलेंसी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनका नंबर सेम रहता है। ऊपर से नीचे तक की बात करें तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंसी सेम होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टीज जो है आपस में मिलती हैं सेम वैलेंसी की वजह से। पीरियड में जो है हर एक स्टेप पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, इसलिए वैलेंसी इंक्रीज होगी। इसके बाद बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की बात करें तो ग्रुप में इंक्रीज होगी और पीरियड में फर्स्ट 1 या 2 में डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी। नॉन मेटल की बात करें, इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती जाती है और पीरियड में इंक्रीज होती जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सारे ही हैं बट ये थोड़ा अलग है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, एक 2 तरह के ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। याद करना, इस लेटर से आप याद कर सकते हैं MOB। मोबाइल के लिए मोब शब्द यूज होता है, इसको आप अच्छे से याद कर रहे, दिमाग में बिठा ले। MOB मोब। मेटल ऑक्साइड बेसिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक, मोब। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर है ग्रुप में वो इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे तक बेसिक नेचर क्या करता है? इंक्रीज। एक चीज याद रख लीजिए, इससे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नॉन मेटल क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक, जिनसे हम NMOA नमोआ के नाम से भी कह सकते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटल का एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। ये बात करें हम ग्रुप की। और अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो मेटल का बेसिक नेचर डिक्रीज होगा और नॉन मेटल का एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। इस शॉर्ट टर्म टेबल को आप अच्छे से क्रैम कर लीजिए, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। देखिए आपको ट्रेंड एग्जैक्टली नहीं याद रहते, ये एक शॉर्ट टर्म टेबल है जिसे आप आसानी से क्रैम कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके अंदर जो भी इसके एग्जाम्पलर हैं, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आएंगे पीरियोडिक टेबल में, ट्रेंड्स ये टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट पूछे जाते हैं। B है किसकी एटॉमिक साइज बड़ी है, या फिर X या Y है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये कई एग्जाम्पल मैं अलग से एक वीडियो बना के उसमें करूंगी। तब तक आप इन ट्रेंड्स को अच्छे से याद कीजिए और इस लेसन पे, और हाँ, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।